Assalamualaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, the chapter we are going to discuss today is chemical equilibrium. So let's get started. सबसे पहले स्टूडेंट इस टर्म से फेमिलियराइज हो जाते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है. स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, यानी कि केमिकली कैसे बैलेंस हम अटेन कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर. स्टूडेंट्स, आप अपनी चाइल्डहुड में कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस ऐसी सॉल्व करते थे जिनमें आप कहते थे कि लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड के इक्वल करते थे तो आपका क्वेश्चन एंड हो जाया करता था. बिल्कुल ऐसा ही कुछ केस है केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ जब हम रिएक्शंस के साथ डील कर रहे होते हैं. स्टूडेंट्स, इस टर्म को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम दो तरह के रिएक्शंस के दरमियान डिफ्रेंशिएट करेंगे. स्टूडेंट्स, रिएक्शंस की एक टाइप वो होती है जो कि जस्ट प्रोडक्ट जनरेट कर रही होती है, जो कि हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है. फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शंस इन विच एंटायर अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. स्टूडेंट्स, ऐसे रिएक्शन के लिए हम स्टोइकियोमेट्री के अंदर टर्म यूज़ करते थे लिमिटिंग रिएक्टेंट की. ये वो रिएक्शंस होते हैं जो जस्ट प्रोडक्ट जनरेट कर रहे होते हैं, यानी कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जस्ट प्रोडक्ट हमारे पास अकोमुलेटेड होती है. दे प्रोसीड टू कंप्लीशन. जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके पास एक रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इज जनरेटिंग सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. स्टूडेंट्स, जब हमने स्टोइकियोमेट्री वाला चैप्टर डिस्कस किया था तो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट की टर्म को रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए रूल आउट समझा था. वो क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं दैट कैन गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन. कहने का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट भी जनरेट कर सकते हैं और उनकी प्रोडक्ट अकोमुलेट होकर वापस रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट होती रहती है, और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एट अ टाइम हो रहे होते हैं. ऐसे रिएक्शंस को स्टूडेंट्स हम रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं. A reaction which can go in the forward and backward direction simultaneously is called as a reversible reaction. Students, आप एक डिपिक्शन देख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे है, यानी कि जिसमें प्रोडक्ट जनरेट हो रही है, और रिवर्स रिएक्शन तब स्टूडेंट्स कैरी आउट होना शुरू होता है जब प्रोडक्ट के ख़ास अमाउंट अकोमुलेट होती है और वो रिएक्ट बैक करके दोबारा रिएक्टर्स जनरेट कर रही होती है. स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते. फॉर एग्जांपल, आपके पास N2O4 है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहा है, जो कि एक ब्राउनिश रेड कलर की गैस होती है. स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम का टर्म स्पेसिफिकली रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए यूज़ होता है. वो कैसे, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं. Assalamualaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, today I am going to summarize chapter number 7 of our book, that is chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन से रिएक्शंस हैं दैट लीड टू केमिकल इक्विलिब्रियम. वो रिएक्शंस हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे कि हाउ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम इरिवर्सिबल रिएक्शंस. रिवर्सिबल रिएक्शंस, अ रिएक्शन विच कैन गो बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं. जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन इज द वन विच गोज ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड. फॉर एग्जाम्पल, इन रिवर्सिबल रिएक्शंस की केस में आप देख सकते हैं कि एक रिएक्शन है जो इनिशियल कंडीशंस में प्रोडक्ट बनाता है. प्रोडक्ट जब एक्यूमुलेट हो जाती है रिएक्शन मिक्सचर में तो वो दोबारा से रिएक्टेंट बनाने लगता है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके. फॉर एग्जाम्पल, N2O4. रिवर्सिबल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि कभी कंप्लीट नहीं होते, हमेशा इन प्रोसेस होते हैं. इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा प्रोसीड टू कंप्लीशन. फॉर एग्जाम्पल, NaOH रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म NaCl, और ये रिएक्शन प्रोसीड होता है इन वन डायरेक्शन एंड कंप्लीट्स. देन हम डिस्कस करते हैं कि हाउ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड. सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है. द स्टेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट चेंज. इस सिचुएशन में जब रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन चेंज नहीं होती या देयर इज नो नेट चेंज, इट मीन्स के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. इस स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं. अब डायनामिक क्यों कहते हैं? रीजन बिहाइंड ये कि इवन इक्विलिब्रियम स्टेट में मॉलिक्यूल्स, चाहे वो रिएक्टेंट के हैं या प्रोडक्ट के हैं, वो कॉन्टिन्यूसली रिएक्ट कर रहे होते हैं. इसीलिए हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जाम्पल,
द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम हमें बताता है कि कैसे फ्रॉम टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कैसे चेंज हो रही है और कॉन्सिक्वेंटली प्रोडक्ट की कैसे चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया देख लेते हैं। दिस लाइन रिप्रेजेंट रिएक्टेंट्स, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी ज़्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम टाइम बीइंग ये कम होती चली जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा होती चली जा रही है। और एक टाइम ऐसा आ रहा है जिसपे दोनों प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, विच इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन है। एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। एक हमने इक्वेशन लिखी, जनरल इक्वेशन है। वाइल स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। kf और kr रेट कांस्टेंट्स हैं। kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वेयर c और d जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम रेज टू पावर में लिखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और यूनिट्स कैसे डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ अमोनिया Kc विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, कोफिशिएंट को रेज टू पावर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे, वेयर स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन। इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लिखेंगे। इन टर्म्स ऑफ यूनिट कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। 3 + 1 4 हो जाएगा, विच मीन्स फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन मोल -2 dm 6। तो इस तरह से हम यूनिट्स और एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। देन व्हाट आर फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इट अप्लाइज ओनली एट इक्विलिब्रियम। हमेशा हम इक्विलिब्रियम से जब डील करते हैं तब हम Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं। देन इट इज़ रिलेटेड टू कोफिशिएंट्स, यानी कि किस तरह हम रेज टू पावर में लिखते हैं। तो कैसे हमें पता चलता है कि Kc की वैल्यू डिपेंड करती है कोफिशिएंट्स पर डायरेक्टली। मैग्नीट्यूड, Kc का जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा या जितना कम मैग्नीट्यूड होगा ये हमें बताएगा कि आपका रिएक्शन किस स्टेट में है, फॉरवर्ड रिएक्शन स्टेट में है या रिवर्स स्टेट में है। देन इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देन हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर कैसे होते हैं। इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ये एक्सप्रेशन होता है। पार्शियल प्रेशर की बात हम उस वक्त करते हैं जब हम गैसेस से डील कर रहे होते हैं। गैसेस को हम इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन नहीं लेते बल्कि पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लेते हैं, जिस तरह के हेनरी लॉ स्टेट करता है। इसी तरह इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर Kp और Kc कैसे रिलेटेड हैं वो ये एक्सप्रेशन हमें बताता है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है वो ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है। एंड देन अगर हमने गैसेस की केस में नंबर ऑफ मोल्स को डील करना हो या नंबर ऑफ मोल्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डील करना हो तो कैसे Kp इज रिलेटेड टू Kn वो भी हम देख सकते हैं। देन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस हम K की वैल्यू देखते हैं और फिर अगेन ये देखते हैं उसके लिए अलग एक्सप्रेशन है कि कैसे Kp और Kx आपस में रिलेटेड हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कैन बी होमोजीनियस, इक्विलिब्रियम कैन बी हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपके तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट हैं। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपके reactants or products different state में present हैं। An equilibrium in which all the reactants and products in the same phase is the homogeneous equilibrium, while a type of equilibria which involve more than one phases is the heterogeneous equilibrium. For example, अमोनिया के लिए भी हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की केस में कैल्शियम कार्बोनेट की डिसोसिएशन का रिएक्शन है। इक्वेशन आप देख सकते हैं। फॉर Kc एक्सप्रेशन,
Kc is directly related to कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, यानी कि Kc के एक्सप्रेशन में जस्ट हमने कार्बन डाइऑक्साइड मेंशन किया है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट मेंशन नहीं किया, और इसकी क्या रीजन है वो देखते हैं। पोजीशन ऑफ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड प्रेजेंट, यानी कि जब हम प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड से डील कर रहे होते हैं तो Kc के एक्सप्रेशन में हम उनको इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि थ्रू आउट द रिएक्शन उनकी कंसंट्रेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। जो फर्क पड़ रहा होता है वो गैस की कंसंट्रेशन से पड़ रहा होता है। मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि वो कौन से वेज हैं जिससे हम इक्विलिब्रियम को डिटर्मिन कर सकते हैं या डिटर्मिनेशन कर सकते हैं प्रैक्टिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। फिजिकल मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, केमिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जो बुक में मेंशन्ड हैं स्पेसिफिकली वो एक स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है और केमिकल मेथड में टाइट्रेशन मेथड है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम तब ही फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कंसंट्रेशन मालूम हो। फिजिकल मेथड में हम जस्ट किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एब्जॉर्बेंस, कौन सा रिएक्शन मिक्सचर कितनी एब्जॉर्बेंस करता है थ्रू स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। उसमें हम ये करते हैं कि कंसंट्रेशन कैन बी डिटर्मिन्ड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। ये मेथड लेकिन उस वक्त हम अप्लाई करते हैं जब हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी किस्म की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता हो, लाइक यूवी, विजिबल, IR। फॉर एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2O फॉर NO2 सिस्टम कैन बी डिटर्मिन्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। केमिकल मेथड में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हम डिटर्मिन कर सकते हैं सूटेबल केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और टाइम टू टाइम एनालाइज करके देख सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर को कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया या इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथानॉल टू फॉर्म इथाइल एसीटेट एंड वाटर, प्रोग्रेस को हम डिटर्मिन कर सकते हैं बाय टाइट्रेटिंग द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि टाइट्रेशन के थ्रू हम टाइम टू टाइम इस रिएक्शन को एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी प्रोडक्ट बन चुकी है और कितनी नहीं बनी। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं या हम इससे क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इससे ये डिड्यूस कर सकते हैं कि आपका रिएक्शन किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन डिटर्मिन करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को Q से कंपेयर करते हैं। अब ये Q क्या है? Q इज़ द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट एट एनी पर्टिकुलर टाइम। इसको हम रिएक्शन कोशेंट भी कहते हैं। रिएक्शन कोशेंट, इफ रिएक्शन कोशेंट इज ग्रेटर देन Kc देन द रिएक्शन शिफ्ट टू द लेफ्ट टू रीच इक्विलिब्रियम। इफ अगर Kc की वैल्यू रिएक्शन कोशेंट से ज़्यादा है देन रिएक्शन शिफ्ट टू द राइट टू रीच इक्विलिब्रियम। अगर दोनों की वैल्यू बराबर देन इट मीन्स के रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन के थ्रू हम ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि आपका रिएक्शन किस हद तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या किस हद तक रिवर्स डायरेक्शन में है, कंप्लीट हुआ है या नहीं, या इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। इफ द Kc वैल्यू इज वेरी लार्ज लाइक 5.4 या कोई भी हमने वैल्यू ली हुई है, अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है तो इट मीन्स के फॉरवर्ड रिएक्शन में है एंड इज टुवर्ड्स कंप्लीशन। इफ़ Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, नेगेटिव में है, जैसे कि 1.0 × 10⁻³ एट रूम टेम्परेचर, इट मीन्स के रिएक्शन अभी रिवर्स, अभी रिएक्टेंट्स की साइड पे, यानी कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ही अभी ज़्यादा है, बहुत कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इफ़ Kc इज़ नाइदर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज, जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं 0.36 वैल्यू Kc की, देन इट मीन्स दैट के रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रिडिक्टेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय दिस मेथड। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम को, ये हमें डिस्क्राइब करता है ली शैटलर प्रिंसिपल। ली शैटलर प्रिंसिपल ने सारे पॉइंट्स को समराइज किया। कैसे? इफ अ चेंज इज इम्पोज्ड ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन विच टेंड टू रिड्यूस द चेंज, यानी कि सिस्टम उस तरफ मूव करेगा टू मिनिमाइज द स्ट्रेस। 3 तरह से स्ट्रेस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्ट कर सकता है, लाइक आप कंसंट्रेशन चेंज करेंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की तो हो सकता है। चेंजिंग द प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन विल शिफ्ट टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, या आप टेम्परेचर चेंज करें तब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट होता है। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन में चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैसे अफेक्ट करता है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन अ डायरेक्शन so as to reduce the change in concentration that is made. For example, reaction है between carbon dioxide and hydrogen. If
अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इंक्रीज करते हैं, यानी कि एक रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बढ़ा दें, रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। उस चेंज को मिनिमाइज करने के लिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट है, लेट्स से कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ा दूंगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड the reaction will shift towards backward direction so as to minimize the change that I have made. इसी तरह अगर मैं कोई प्रोडक्ट रिमूव करती हूँ तो रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं कोई रिएक्टेंट रिमूव करती हूँ तो रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। देन प्रेशर चेंज कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट करता है। बॉयल्स लॉ में हमने स्टडी किया था, प्रेशर को चेंज करेंगे वॉल्यूम को इम्पैक्ट पड़ेगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। वेन एवर प्रेशर इज इंक्रीज्ड ऑन अ गैसियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन द सिस्टम टेंड्स टू रिड्यूस द वॉल्यूम टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड आप देख सकते हैं 2 moles of SO2 and 1 mole of oxygen is reacting to produce 2 moles of sulfur trioxide। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर दूँ तो रिएक्शन विल मूव इन अ डायरेक्शन के वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाए। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स उस डायरेक्शन में कम आ रहे हैं, वेयर एज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर हम किसी भी रिएक्शन में इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। फॉर एग्जांपल सल्फर ट्राइऑक्साइड is being formed as a result of reaction between sulfur dioxide and oxygen। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम हीट को एज अ सब्सटेंस डील करें, मतलब एज अ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डील करें, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है, तो हम हीट को प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं। अब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट मीन्स कि मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ सिस्टम को एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन so as to minimize the change and reverse will be true जब मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूँगी। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस में हम ये एक इंडस्ट्रियल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को ये सूट करता है कि इस पे हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए, लो टेम्परेचर अप्लाई किया जाए और कॉन्टिन्यूअल रिमूवल हो प्रोडक्ट का। जितना ज़्यादा कॉन्टिन्यूअल रिमूवल होगा, हाई प्रेशर होगा, लो टेम्परेचर होगा, उतना ही ज़्यादा रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करेगा और उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट करेगा। देन हम स्टडी करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ईच रेज टू अ पावर विच इज कोफिशिएंट ऑफ द आयन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये तो हमने डिफाइन किया, इसको एज एग्जांपल देखते हैं। एक जनरल इक्वेशन है जो कि मेंशन की हुई है, जिसमें हम डील कर रहे हैं एक स्लाइटली सॉल्यूबल सॉल्ट से। अब ये स्लाइटली सॉल्यूबल सॉल्ट भी इक्विलिब्रियम जनरेट करेगा। वो कैसे? कि वो स्लाइटली सॉल्यूबल सॉल्ट डिसोसिएट कर रहा है अपने आयंस में, लेकिन मेजॉरिटी उसकी डिसोसिएट नहीं कर रही है, तो एक पोजीशन आएगी जिसमें अनडिजॉल्व स्टेट और डिजॉल्व स्टेट आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगी। जब वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही होगी तो हम उसके लिए भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं, जिसको स्लाइटली सॉल्यूबल सॉल्ट की केस में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हम KSP कहते हैं। अब इसमें हम स्लाइटली सॉल्यूबल सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंशन इसलिए नहीं करते क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बाय एंड लार्ज कांस्टेंट रहती है, तो इसको लिखने का मकसद नहीं है। कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज वाई हम इसको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में नहीं लिखते। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एन एक्वस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन 2 or more solutions are mixed thus yielding a solid insoluble substance is called as precipitation reaction। अब ये प्रेसिपिटेट्स कब बनेंगे? जब 2-3 सॉल्यूशंस आपस में मिलते हैं तो वो सॉल्ट बना लेते हैं और सॉल्ट प्रेसिपिटेट आउट करता है। अब हम कुछ केसेस में KSP को और आयन प्रोडक्ट को कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी। इफ आयन प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ KSP देन इट मीन्स कि प्रेसिपिटेशन विल अकर। अगर KSP की वैल्यू Q प्राइम से ज़्यादा है, इट मीन्स कि प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। Q प्राइम डील करती है एक इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, वेयर एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे फोकस करती है। तो इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस ये है। Next, common ion effect. The phenomenon in which the degree of ionization or solubility of an electrolyte is suppressed by the addition of highly soluble electrolyte containing a common ion is called as common ion effect। ये तो हमने डिफाइन कर दिया। अब common ion effect भी एक तरह की एप्लीकेशन है ली शैटलर प्रिंसिपल की। वो कैसे? ये मैं आपको डिफाइन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड है। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है विच डिसोसिएट टू फॉर्म H+ + F-। अब अगर इसी सोल्यूशन में हम
सोडियम फ्लोराइड डाल देते हैं, it will dissociate to form Na positive plus F negative. As you can see, दोनों रिएजेंट्स के पास एक कॉमन आयन होगा। इस कॉमन आयन की वजह से इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी कि फ्लोराइड की आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड की आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी, विच इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। और ये कॉमन आयन इफेक्ट को आप हार्डनेस और वाटर रिमूव करने में और डिफरेंट एनालिटिकल प्रोसीजर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि I have made this chapter easier enough for you to understand. This is your on-screen chemistry instructor Rimsha Sair signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.